देखिएगा, आपको जो चौहान राजवंश है उसकी जो उत्पत्ति के सिद्धांत थे, उत्पत्ति के सिद्धांत मैंने आपको पढ़ाए थे। उसके बाद में ध्यान रखना, आप एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ते हैं। आपका जो चौहान राजवंश है, ठीक है, इस चौहान राजवंश का जो आपका राजनीतिक इतिहास है, राजनीतिक इतिहास, इस राजनीतिक इतिहास की क्या करते हैं, चर्चा कर लेते हैं। और ध्यान रखिएगा, अगर आपके चौहानों के राजनीतिक इतिहास की शुरुआत की जाती है तो चौहानों की वास्तव में जो हिस्ट्री स्टार्ट होती है वह आपके सांबर से होती है, ठीक है, या सपादलक से होती है या शाकंभरी से होती है। तो देखिएगा, आपके सपादलक के जो चौहान है, सांबर के जो चौहान है, उसके अंदर कौन कौन से आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिएगा, आपके सांबर के चौहानों के अंदर सबसे पहले जो शासक आता है उसका नाम बताया जाता है वासुदेव चौहान। वासुदेव चौहान। वासुदेव की जो हिस्ट्री है उस हिस्ट्री के 2-3 पॉइंट आपको मिलते हैं और इसकी सबसे खास जो जानकारी मिलती है वह आपके बिजोलिया शिलालेख में मिलती है। इसलिए कहा जाता है कि आपका जो बिजोलिया शिलालेख है, बिजोलिया शिलालेख, बिजोलिया शिलालेख ध्यान रखना आपका 1170 ईस्वी का बताया जाता है। यह वर्तमान के अंदर आपका भीलवाड़ा जिले में स्थित है, ठीक है। इस शिलालेख के अंदर लिखा है कि आपके जो चौहान राजवंश है या चौहानों का जो मूल पुरुष है, मूल पुरुष, मूल पुरुष को क्या कहा जाता है, आदि पुरुष कहते हैं। आदि पुरुष को क्या कहते हैं, संस्थापक कहते हैं। संस्थापक को क्या कहा जाता है, तो आपका जनक कहते हैं, ठीक है। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार आपके चौहानों का जो मूल पुरुष माना जाता है, संस्थापक माना जाता है, वह आपके किसको माना जाता है, तो वासुदेव चौहान को माना जाता है। वासुदेव चौहान। और वासुदेव चौहान को ध्यान रखना, इस शिलालेख के अंदर आपके वत्स गोत्र का ब्राह्मण बताया गया है। इसके साथ साथ में यह भी लिखा है कि आपका जो वासुदेव चौहान था, इसके द्वारा कहते हैं कि आपकी जो सांबर झील है, सांबर झील, इस सांबर झील का क्या करवाया गया था, तो निर्माण करवाया गया था, ठीक है। केवल इतना याद रखना है, अगर वो ये पूछता है कि आपके बिजोलिया शिलालेख के अनुसार आपकी सांबर झील कैसी है, तो ध्यान रखना आपको क्या करके आना है, कृत्रिम झील करके आना है। वैसे आपको हर एक कंडीशन के अंदर सांबर झील को क्या बताना है, तो प्राकृतिक बताना है, ठीक है। केवल किसके अनुसार, आपके बिजोलिया शिलालेख के अनुसार ये क्या मानी जाती है, तो कृत्रिम झील बताई जाती है। उसके उपरांत देखिएगा, उसके उपरांत कहते हैं कि आपके 551 ईस्वी के आसपास वासुदेव था। इस वासुदेव के द्वारा बताते हैं कि आपका सांबर है, उस सांबर के अंदर आपका चौहान राजवंश है। उस चौहान राजवंश की क्या की गई थी, तो आपकी स्थापना की गई थी। किसकी, चौहान राजवंश की क्या की गई थी, स्थापना 551 ईस्वी के आसपास। कहां पे, सांबर के अंदर, या फिर क्या कह सकते हैं आपका सपादलक्स के अंदर, ठीक है। और सपादलक्स का मतलब क्या होता है, तो सपादलक्स का मतलब होता है 1.25 लाख गांव का जो समूह होता है उसको क्या कहते हैं, सपादलक्स, ठीक है। आगे देखिएगा, इसने अपना जो सांबर राज्य था या आपका जो सपादलक्स राज्य था, उस राज्य की वासुदेव चौहान के द्वारा अपनी जो राजधानी बनाई गई थी, वह राजधानी आपका किसको बनाया गया था, तो आपके अहिर छत्रपुर को बनाया गया। और ये अहिर छत्रपुर है, ये ध्यान रखना कौन से क्षेत्र को कहा जाता है, तो आपका नागौर या नागौर के आसपास का जो भाग था उसको क्या कहा जाता है, तो आपका अहिर छत्रपुर कहा जाता था। अब देखिएगा, ये तो आपके वासुदेव चौहान की 2-3 बातें मिलती है। उसके बाद में वासुदेव चौहान के बाद में आपका जो सांबर है, उस सांबर के अंदर अगले कौन कौन से राजा हुए, तो ध्यान रखना वासुदेव चौहान था। इस वासुदेव चौहान की मृत्यु के बाद आपका जो सपादलक्स है, सांबर है, उसके अंदर कौन कौन से शासक होते हैं, तो एक होता, उसका नाम बताया जाता आपका सामंतराज। सामंतराज के बाद में अगला होता है, उसका नाम बताया जाता है नरीपराज। नरीपराज के बाद में अगला कौन होता है, तो आपका जयराज। जयराज के बाद में अगला होता है, उसका नाम क्या बताया जाता है,
आपका विग्रहराज प्रथम। विग्रहराज प्रथम के बाद अगला होता है उसका नाम क्या है? चंद्रराज प्रथम। चंद्रराज प्रथम के बाद अगला होता है उसका नाम क्या बताया जाता है? तो आपका गोपेंद्र राज बताया जाता है। ठीक है, तो वासुदेव के बाद में आपके सांबर के चौहानों के अंदर अगले जो चौहान शासक हुए थे वो ये 2-3 बताए जाते हैं। ठीक है, जिनका हिस्ट्री के अंदर नाम के अलावा इनकी कोई जानकारी नहीं मिलती है, तो केवल अपन इनके क्या है हिस्ट्री के अंदर इनके नाम मिलते हैं, तो अपन नाम की क्या कर सकते हैं? केवल चर्चा कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन वासुदेव चौहान के बाद में आपके सांबर के चौहानों के अंदर अगला जो महत्वपूर्ण शासक होता है उसका नाम बताया जाता है, वो आता है आपका दुर्लभराज प्रथम आता है। ठीक है, तो अगला शासक कौन आता है? दुर्लभराज प्रथम। और दुर्लभराज प्रथम का टाइम मिलता आपका 784 से लेकर के 809 ईस्वी तक इसका कार्यकाल बताया जाता है। ठीक है, इसकी सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज मानी जाती है वह क्या बताई जाती है? कहते हैं कि दुर्लभराज था ये आपका एक गुर्जर प्रतिहार शासक था, और गुर्जर प्रतिहार शासक का नाम क्या बताया जाता है? तो आपका वत्सराज था। ठीक है, उस वत्सराज का और ये क्या बताया जाता है? सामंत बताया जाता है। ठीक है, तो आपको इसके साथ साथ में एक कंडीशन, एक अवस्था ये भी याद रखनी है कि प्रारंभिक कंडीशन की बात करें। ठीक है, शुरुआती दौर की बात करें, शुरुआत की बात करें, स्टार्टिंग की बात करें, तो ध्यान रखना आपके जो चौहान है ये चौहान, ध्यान रखना आपके जो प्रतिहार थे, प्रतिहार, इन प्रतिहारों के और क्या बताए जाते हैं? तो सामंत बताए जाते हैं। ठीक है, शुरुआती दौर के अंदर ये कोई स्वतंत्र शासक नहीं थे, बल्कि किसी के अधीन रह करके क्या करते थे? अपना राजपाट चलाते थे। कहने का मतलब क्या थे? सामंत थे। ठीक है, और सामंत किसके बताए जाते हैं? तो ये आपके प्रतिहारों के सामंत बताए जाते हैं। ठीक है, दुर्लभराज था, इसमें कहते हैं कि आपका बंगाल का एक शासक था। ठीक है, दुर्लभराज के द्वारा कहते हैं कि आपके पाल वंश का एक शासक बताया जाता है, और पाल वंश के शासक का नाम क्या था? तो आपका धर्मपाल बताया जाता है। इस धर्मपाल को दुर्लभराज के द्वारा क्या कर दिया गया? परास्त कर दिया गया, और परास्त करके कहते हैं कि आपका बंगाल का जो क्षेत्र था, ठीक है, जिसको आपका कौन सा प्रदेश कहते थे? तो गौड़ प्रदेश कहते थे। इस गौड़ प्रदेश के ऊपर और क्या कर लिया गया था? तो अधिकार कर लिया गया था। ठीक है, एक बहुत अच्छी बात है, ध्यान रखना पाल वंश के शासकों को पराजित करने वाला जो चौहान शासक था उसका नाम क्या था? दुर्लभराज। ठीक है, और इसने पाल वंश के कौन से शासक को पराजित किया था? तो धर्मपाल को पराजित किया। ठीक है, जो किसका पाल वंश को धर्मपाल को पराजित करके इसने किसके ऊपर अधिकार कर लिया? बंगाल के ऊपर अधिकार कर लिया, या किसके ऊपर अधिकार कर लिया था? तो आपका जो गौड़ प्रदेश था उसके ऊपर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। इसके बाद में देखिएगा दुर्लभराज है, दुर्लभराज के बाद में अगला जो शासक आता है, छोटा सा एक शासक आता है जिसका नाम बताया जाता आपका गुवक प्रथम। ठीक है, गुवक प्रथम है। इस गुवक प्रथम के बारे में बताया जाता है कि ये भी आपका एक प्रतिहार शासक था, और उस प्रतिहार शासक का नाम बताया जाता है नागभट्टदित्य। ठीक है, तो ये किसका सामंत बताया जाता है? गुर्जर प्रतिहार या प्रतिहार शासक नागभट्टदित्य है, उस नागभट्टदित्य का क्या बताया जाता है? सामंत बताया जाता है। ठीक है, और इससे कहते हैं कि नागभट्टदित्य है, इस नागभट्टदित्य की ओर से किसने? गुवक प्रथम ने। नागभट्टदित्य है, इस नागभट्टदित्य की ओर से सिंध का एक शासक था, सिंध का सूबेदार था, और सिंध के सूबेदार का नाम बताया जाता है सुल्तान बेग वारिस। इस सुल्तान बेग वारिस को क्या कर दिया गया था? तो परास्त कर दिया गया। तो ध्यान रखना प्रारंभिक चौहानों के अंदर सिंध के शासकों का या सिंध के सूबेदार को पराजित करने वाला जो चौहान शासक था उसका नाम क्या बताया जाता है? गुवक प्रथम बताया जाता है, जिसने कहते हैं कि आपका 809 ईस्वी से लेकर के और 836 ईस्वी तक क्या किया था? शासन किया था। ठीक है, ये गुवक प्रथम था। इसी गुवक प्रथम के काल के अंदर कहते हैं कि गुवक प्रथम है, इसने कहते हैं कि सिक्कर के अंदर, ठीक है, आपका जो हर्षनाथ मंदिर है, हर्षनाथ मंदिर,
इस हर्षनाथ मंदिर का जो निर्माण था वह निर्माण आपके किसके काल में शुरू हुआ था? तो आपका गुवक प्रथम है। इस गुवक प्रथम के काल के अंदर हर्षनाथ मंदिर का कार्य प्रारंभ किया गया, शुरू किया गया, ठीक है। और हर्षनाथ कहते हैं कि आपके जो चौहान शासक हैं उन चौहानों के क्या बताए जाते हैं? तो आपके इष्ट देव बताए जाते हैं, ठीक है। ये जो प्रतिमा है, ये जो मंदिर है दोस्तों, इस मंदिर के अंदर भगवान शिव की लिंगोद्भव प्रतिमा लगी है। कैसी प्रतिमा लगी हुई है? तो प्रतिमा ध्यान रखना आपकी लिंगोद्भव प्रतिमा लगी है और ये अपने पूरे राज्य की, पूरे राजस्थान की एकमात्र ऐसी प्रतिमा बताई जाती है, लिंगोद्भव प्रतिमा, ठीक है। इसके अलावा ध्यान रखना कहीं भी राजस्थान के अंदर भगवान शिव की लिंगोद्भव प्रतिमा नहीं लगी, ठीक है। केवल आपके कहां पर लगी हुई है? तो जो हर्षनाथ मंदिर है उस हर्षनाथ मंदिर के अंदर ही लगी हुई है। गुवक प्रथम था। गुवक प्रथम के बाद में अगला जो शासक होता है उसका नाम क्या बताया जाता है? तो आपका चंद्रराज बताया जाता है, ठीक है। गुवक इधर देखिएगा, दुर्लभ राज के बाद में आपका कौन आता है? गुवक प्रथम आता है। और गुवक प्रथम के बाद में जो आता है उसका नाम क्या बताया जाता है? तो आपका चंद्रराज द्वितीय बताया जाता है। एक चंद्रराज प्रथम था, वह ध्यान रखना आपके वासुदेव के बाद हुआ था, सामंतराज, नृपराज, ठीक है, वहां पे आ जाता है। दूसरा यहां पे आ जाता है, ठीक है। ये आपका गुवक प्रथम हो गया। गुवक प्रथम के बाद में अगर अपन आगे बात करते हैं तो दूसरा जो आता है उसका नाम बताया जाता आपका गुवक द्वितीय, ठीक है। तो अगला देखिएगा, अगले शासक का नाम क्या है? गुवक द्वितीय बताया जाता है, ठीक है। गुवक द्वितीय की एक ही खास बात है, ठीक है। गुवक द्वितीय था, ये बहुत ही एक तरह से महत्वाकांक्षी प्रवृत्ति का व्यक्ति बताया जाता है। इसका हम कहते हैं कि ये अपनी शक्ति को क्या करना चाहता था? बढ़ाना चाहता था, ठीक है। और इसने अपनी शक्ति को बढ़ाने के चक्कर के अंदर क्या किया? इसके एक बहन थी, ठीक है, और इसकी बहन का नाम क्या था? कलावती बताया जाता है। हाँ, इसने अपनी बहन का विवाह था, वह एक प्रतिहार शासक थे जिनका नाम बताया जाता आपका मिहिर भोज, ठीक है। मिहिर भोज को ध्यान रखना भोजराज भी कहते हैं, भोजराज भी कहते हैं, और इनको ध्यान रखना आपका भोज प्रथम के नाम से भी पुकारा जाता है, ठीक है। ये चंद्रराज द्वितीय का पुत्र बताया जाता है। इसने इस प्रकार से अपनी शक्ति को क्या किया था? तो बढ़ाया था, ठीक है। ये आपका कौन हो गया? गुवक द्वितीय हो गया। गुवक द्वितीय के बाद में अगला जो शासक आता है उसका नाम बताया जाता है चंदनराज, ठीक है। अगला कौन आता है? चंदनराज आता है। तो चौहानों के अंदर अगला जो आता है उसका नाम चंदनराज था, ठीक है। चंदनराज ध्यान रखना जिस प्रकार से, ठीक है, आपका मेवाड़ का रतन सिंह पद्मनी के कारण प्रसिद्ध है, ठीक उसी प्रकार से आपके सांबर के चौहानों में, सपाद लक्ष्य के चौहानों के अंदर अपनी पत्नी के कारण कौन प्रसिद्ध है? तो आपका चंदनराज प्रसिद्ध है, ठीक है। ऐसा कहते हैं इसकी जो पत्नी थी, ठीक है, इसकी जो रानी थी, इसकी रानी का नाम बताया जाता है आत्म प्रभा, ठीक है। इसी आत्म प्रभा को एक नाम से और पुकारते हैं, इसको रुद्राणी भी कहते हैं, ठीक है ना। और ये रुद्राणी थी, ये कहते हैं कि दो कार्यों के अंदर बड़ी निपुण थी, ठीक है। एक तो कहते हैं कि ये आपकी जो यौगिक क्रियाएं होती है, यौगिक क्रियाएं, उन यौगिक क्रियाओं के अंदर क्या बताई जाती है? निपुण थी, पारंगत थी। इसके साथ साथ में ध्यान रखना भगवान शिव की बहुत बड़ी भगत बताई जाती है, ठीक है। तो भगवान शिव थे, भगवान शिव की एक क्या बताई जाती है? एक बहुत बड़ी उपासिका कह सकते हैं, या भक्तिन कह सकते हैं, या भगत थी, ठीक है। अब ये जो आपकी रुद्राणी थी, या कह सकते हैं कि आत्म प्रभा थी, ये एक रोग था, उस रोग से क्या बताई जाती है? ग्रसित बताई जाती है, ठीक है। तो इसे ये कौन से रोग से ग्रसित थी? इसके रोग का नाम बताया जाता है, वह था आपका काल सर्प दोष, ठीक है। सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि आपका काल सर्प दोष जो रोग होता है, दोष होता है, ये होता क्या है, ठीक है। किसी भी व्यक्ति की जो कुंडली होती है, किसी भी व्यक्ति की कुंडली, उस कुंडली के अंदर ध्यान रखना एक तो आपके राहु और एक आपके केतु, ठीक है, इन दोनों का एक साथ क्या पड़ता है? बुरा प्रभाव पड़ता है। उस बुरे प्रभाव वाले जो रोग होते हैं
उसको क्या कहा जाता है, तो काल सर्प दोष कहा जाता है। अब ये क्या करती थी, इस दोष से मुक्ति पाने के लिए, ठीक है, क्या करती थी, ये जो रोग था, इस रोग से मुक्ति पाने के लिए प्रतिदिन, हर रोज, प्रति रोजे, और कहते हैं कि पुष्कर के अंदर, पुष्कर में भगवान शिव, ठीक है, या महाकाल थे, उनके समक्ष प्रति रोजे 1000 जो दीपक थे वह दीपक क्या करती थी, जलाती थी, ठीक है। कौन से रोग से मुक्ति पाने के लिए, तो आपके काल सर्प दोष से मुक्ति पाने के लिए ये ऐसा किया करती थी। तो ये कुछ एक बातें दो किसकी बताई जाती है, चंदन राज की। हालांकि चंदन राज के बारे में यह भी बताया जाता है, इसने दिल्ली के तोमरों को पराजित करके अपनी प्रसिद्धि को बढ़ाया था, लेकिन ये दिल्ली के ऊपर अधिकार नहीं कर पाया था। हालांकि तोमरों को इसने पराजित जरूर किया था, ठीक है। अब चंदन राज के बाद में अगली अगर बात करते हैं, तो अगला जो आता उसको कहते वाकपति राज प्रथम, ठीक है। अगले का नाम क्या है, वाकपति राज प्रथम, ठीक है। वाकपति राज प्रथम है, इसने कहते हैं कि पहली बार चौहानों के अंदर इसके द्वारा एक उपाधि धारण की गई, और उपाधि धारण की गई थी महाराज की, ठीक है। तो ध्यान रखना, इसने कहते हैं कि आपके जो प्रतिहार थे, उन प्रतिहारों को इसने क्या किया, परास्त किया, हराया, और परास्त करके कहते हैं कि इसके द्वारा आपका महाराज है वह महाराज की क्या धारण की गई थी, उपाधि धारण की गई थी। ध्यान रखना, महाराज की उपाधि धारण करने वाला, या फिर कह सकते हैं कि ऐसी उपाधि धारण करने वाला, ठीक है। और ये किस टाइप का शासक था, तो आपका प्रथम चौहान शासक माना जाता है, ठीक है। चौहान शासकों के अंदर सर्वप्रथम आपके महाराज की उपाधि धारण करने वाला जो चौहान शासक था वह सांबर का था, सपादलक्ष का था, और उसका नाम क्या बताया जाता है, तो आपका वाकपति राज प्रथम बताया जाता है, ठीक है। वाकपति राज प्रथम है। वाकपति राज प्रथम के बाद में अगला जो शासक आता है उसका नाम बताया जाता है सिंहराज, ठीक है। तो देखिएगा कौन आता है, सिंहराज, सिंहराज। सिंहराज की दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो कहते हैं कि इसने दिल्ली के जो तोमर थे उन तोमरों को क्या कर डाला, परास्त कर डाला, ठीक है। इसके अलावा कहते हैं कि इसके जो प्रतिहार थे उन प्रतिहारों को भी इसके द्वारा क्या कर दिया गया था, परास्त कर दिया गया, ठीक है। और दोनों को पराजित करने के बाद में आपके सिंहराज के द्वारा महाराजा धीराज की उपाधि धारण की गई। महाराजा धीराज की क्या धारण की गई थी, उपाधि धारण की गई। और कहा जाता है ऐसी जो उपाधि थी, ऐसी उपाधि धारण करने वाला ये किस टाइप का, प्रथम चौहान शासक माना जाता है, ठीक है। दो चीजें याद रखना, देखिएगा चौहानों के अंदर सर्वप्रथम आपके महाराज की जो उपाधि धारण करने वाला था उसका नाम क्या बताया जाता है, तो आपका वाकपति राज प्रथम बताया जाता है। इसने प्रतिहारों को पराजित करके महाराज की क्या धारण की थी, उपाधि धारण की थी। लेकिन बात करें किसकी, सिंहराज की बात करें, तो सिंहराज ने तोमरों को भी पराजित किया, प्रतिहारों को भी क्या किया, पराजित किया। और उसके बाद ध्यान रखिएगा इसके द्वारा कौन सी उपाधि धारण की गई थी, तो महाराजा धीराज की क्या की गई, धारण की गई, ठीक है। और पहली बार ऐसी उपाधि धारण करने वाला प्रथम चौहान शासक माना जाता है, ठीक है। ये हो गया आपका कौन, सिंहराज। सिंहराज की ये दो ही बातें बताई जाती है। अगर सिंहराज की और अगली एक महत्वपूर्ण कंसेप्ट की अगर बात की जाए तो ध्यान रखना, सिंहराज था, इससे कहते हैं कि 10वीं सदी के अंदर, ठीक है। कौन सी सदी के अंदर, आपकी 10वीं सदी थी। उस 10वीं सदी के अंदर इसने स्वयं को, अपने आप को, और एक किस टाइप का, तो ध्यान रखना आपका स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया था, ठीक है। देखिएगा अब यहां पे इसका मतलब क्या है, इसमें तो आपके कौन थे, प्रतिहार, ठीक है। आपके देखिएगा जो चौहान थे प्रारंभ के अंदर किसके सामंत थे, प्रतिहारों के। इससे कहते हैं कि सबको क्या कर दिया, छोड़ दिया, ठीक है। और स्वतंत्र रूप से क्या करने लगा था, सबकी अधीनता को नकार दिया, ठीक है। और स्वयं स्वतंत्र रूप से क्या करने लग जाता है, तो आपका शासन करने लग जाता है। ये आपका कौन बताया जाता है, तो सिंहराज बताया जाता है। दोनों ही बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहली बार अपने को स्वतंत्र शासक घोषित करने वाला था, और ध्यान रखना सर्वप्रथम कौन सी उपाधि धारण करने वाला था, तो महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला बताया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे,
उसके बाद देखो अगला आता है, उसका नाम बताया जाता है विग्रहराजदित्य। क्या है? तो अगला शासक आता है, उसका नाम क्या बताया जाता है? तो आपका विग्रहराजदित्य बताया जाता है। ठीक है, विग्रहराजदित्य थी, इसकी विशेषताएं देखो। एक तो कहते हैं कि आपका विग्रहराजदित्य है, इस विग्रहराजदित्य के द्वारा आपका गुजरात का एक चालुक्य शासक था जिसका नाम क्या बताया जाता है? मूलराज। इस मूलराज को इसने क्या कर डाला था? परास्त कर डाला। और उसके बाद मूलराज से इसके द्वारा क्या प्राप्त किया गया था? तो टैक्स प्राप्त किया गया, कर वसूल किया गया था। ठीक है, ये आपके विग्रहराज की एक बहुत बड़ी क्या बताई जाती है? उपलब्धि बताई जाती है। इसके अलावा देखिएगा, ठीक है, ये भी कहते हैं कि विग्रहराज प्रथम है, ये जो आपके प्रारंभिक है, शुरुआती दौर के जो चौहान शासक हैं, उन चौहानों के अंदर सबसे अधिक है या सर्वाधिक है और क्या माना जाता है? तो आपका शक्तिशाली शासक बताया जाता है, जिसने कहते हैं कि आपका जो नर्मदा नदी है, उस नर्मदा नदी तक इसके द्वारा और क्या प्राप्त की गई थी? विजय प्राप्त की गई थी। ठीक है, तो प्रारंभिक चौहान शासकों के अंदर सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे पावरफुल जो शासक था उसका नाम क्या था? विग्रहराज, जिसने नर्मदा नदी तक क्या किया था? अपने साम्राज्य को क्या किया? फैलाया था। ठीक है, और इसने गुजरात के शासक या फिर कह सकते हैं अनहिलवाड़ा के चालुक्य शासक मूलराज को परास्त करके क्या किया? कर प्राप्त किया। इसके साथ साथ कहते हैं कि इसने आपका गुजरात के अंदर एक स्थान पड़ता जिसका नाम क्या बताया जाता है? भड़ोज। ठीक है, भड़ोज को एक नाम से और पुकारते हैं, तो इसको भरगू कच्छ भी कहते हैं। इस भरगू कच्छ के अंदर इसके द्वारा अपनी आशापुरी देवी है, आशापुरी देवी का और क्या बनवाया गया था? तो मंदिर बनवाया गया। ठीक है, आशा देवी का जो मंदिर था गुजरात के भड़ोस नामक स्थान के ऊपर बनवाने वाला, ठीक है, आशापुरी क्या है? आशापुरी देवी का मंदिर था, वह किसने बनवाया था? तो विग्रहराज के द्वारा बनवाया गया था। एक ये कहा जाता कि आपका सांबर है, इस सांबर के जो चौहान थे, सांबर के चौहान, इन सांबर के चौहानों का सबसे लंबा जो संघर्ष था, ये संघर्ष ध्यान रखना इसका किनके साथ चला था? तो आपके गुजरात के जो चालुक्य शासक थे, उन चालुक्यों के साथ में इनका सबसे क्या चला था? लंबा संघर्ष। ठीक है, तो इसके ध्यान रखना इनकी सबसे लंबी जो लड़ाई थी, वह लड़ाई किसके साथ चली थी? तो आपके गुजरात के जो चालुक्य शासक थे उनके साथ में इनकी सबसे लंबी क्या चली? लड़ाई चली। एक ये भी कहते हैं विग्रहराजदित्य था, इसके काल में आकर के कहते हैं कि आपका जो सिक्कर का हर्षनाथ मंदिर था, उसका निर्माण क्या हो गया था? तो कंप्लीट हो गया बताया जाता है, जो आपके गुहक प्रथम के समय क्या हुआ था? शुरू हुआ था। ठीक है, तो ये इसकी 2-3 बातें बताई जाती है। उसके बाद देखिएगा, इसके बाद में अगला शासक आता है, उसका नाम बताया जाता आपका दुर्लभ राज। क्या है? दुर्लभ राज बताया जाता है। ये कोई एक छोटा सा शासक है, ठीक है, इसकी इतनी कोई जानकारी नहीं मिलती दुर्लभ राजदित्य की। ठीक है, लेकिन इसकी एक उपाधि जरूर मिलती है। ठीक है, ये दुर्लभ राजदित्य ध्यान रखना, और इसकी एक उपलब्धि या उपाधि कह सकते हैं जिसका नाम क्या बताया जाता है? दुर्लंगे मेरू। ठीक है, और दुर्लंगे मेरू का मतलब क्या होता है? जिसकी आज्ञा का कोई उल्लंघन न कर सके, जिसकी आज्ञा का कोई उल्लंघन न करे, उसको क्या कहा जाता है? दुर्लंगे मेरू कहा जाता है। तो दुर्लंगे मेरू की उपाधि धारण किसने की थी? तो दुर्लभ राजदित्य के द्वारा की गई थी। उसके बाद में देखिएगा, सांबर के चौहानों के अंदर एक अगला छोटा सा आता है राजा, उसका नाम है गोविंदराज तृतीय। क्या नाम आता है? गोविंदराज। ठीक है, इस गोविंदराज की भी एक उपाधि बताई जाती है। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? आपका वेरी धट कहते हैं। ठीक है, वेरी धट का मतलब क्या होता है? तो वेरी धट का मतलब होता है शत्रु का क्या करने वाला? तो आपका संहार करने वाला। ठीक है, शत्रु को मारने वाला होता है, शत्रु का संहारक होता है, संहार करने वाला होता है, उसको आपका क्या कहा जाता है? तो वेरी भट्ट कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, इसके बाद में कई छोटे छोटे शासक आते हैं। वाकपति राजदित्य आता है, वीर्यराम आता है, चामुंड राज आता है। ठीक, कई छोटे आएंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं
आपके वाक्पति राजदित्य की बात करते हैं, ठीक है। वाक्पति राजदित्य, वाक्पति राजदित्य, इसकी दो बातें हैं, ठीक है। क्या क्या बातें बताई जाती है? एक इससे कहते हैं कि आपका जो, एक तो कहते हैं कि इसके द्वारा आपकी जो मेवाड़ रियासत है, उस मेवाड़ रियासत का एक शासक था और शासक का नाम क्या बताया जाता है? अंबा प्रसाद। अंबा प्रसाद। इस अंबा प्रसाद को इसके द्वारा और क्या कर दिया गया था? परास्त कर दिया गया। किसके द्वारा? वाक्पति राजदित्य के द्वारा। एक वाक्पति राजदित्य है, इसका पुत्र था, इसका बेटा था, और इसके बेटे का नाम क्या बताया जाता है? तो आपका लक्ष्मण चौहान था। क्या नाम था? लक्ष्मण चौहान। इस लक्ष्मण चौहान के द्वारा कहते हैं कि आपका नाडोल, नाडोल पाली के अंदर पड़ता है। नाडोल, नाडोल कहां पड़ता है दोस्तों? तो पाली में पड़ता है। इस नाडोल के जो चौहान थे, उन चौहानों का जो संस्थापक माना जाता है, या नाडोल के चौहानों की जो स्थापना थी, वह स्थापना किसके द्वारा की गई? वाक्पति राजदित्य का पुत्र था, जिसका नाम क्या था? लक्ष्मण चौहान, ठीक है। ये दो इसकी बड़ी उपलब्धियां मानी जाती है। एक तो मेवाड़ के शासक अंबा प्रसाद को ये क्या करता है? पराजित करता है। और एक ध्यान रखना, इसके बेटे लक्ष्मण चौहान के द्वारा नाडोल के चौहानों की क्या की गई थी? स्थापना की गई, ठीक है। इसके बाद में अगला जो आता है, उसका नाम बताया जाता है वीर्यराम, ठीक है। अगला राजा कौन आता है आपका? वीर्यराम। वीर्यराम की भी एक ही बात है, ठीक है। कहते हैं कि वीर्यराम था, इसको आपका मालवा का एक परमार वंश का शासक था, जिसका नाम क्या था? भोज परमार, ठीक है। इस भोज परमार के द्वारा वीर्यराम को पराजित कर दिया गया, और पराजित करने के बाद वीर्यराम को भोज परमार के द्वारा क्या कर दिया गया था? मार दिया गया था, ठीक है। और मार करके कहते हैं कि आपका सांबर है, वो सांबर के ऊपर और क्या कर लिया गया? तो आपका अधिकार कर लिया गया, ठीक है। ध्यान रखिएगा, सांबर के चौहानों के अंदर वीर्यराम को मार करके भोज परमार था, इस भोज परमार के द्वारा सांबर के ऊपर क्या कर लिया गया? अधिकार कर लिया गया। उसके बाद देखिएगा, वीर्यराम था, इस वीर्यराम के बाद में अगला होता है, उसका नाम क्या बताया जाता है? चामुंडराज, ठीक है। चामुंडराज बड़ा खतरनाक था, ठीक है। इस चामुंडराज के द्वारा क्या किया गया? इससे कहते हैं कि जो आपके परमार शासक थे, ठीक है, यानी कि परमार थे, इन परमारों को इसके द्वारा पराजित किया गया, हराया गया, और हरा करके अपना जो पैतृक राज्य था, ठीक है, पैतृक राज्य का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? तो सांबर हुआ, ठीक है। और पैतृक राज्य के ऊपर ध्यान रखना, इससे पहले किसने अधिकार कर लिया? परमारों ने। लेकिन चामुंडराज ने परमारों को पराजित करके अपने पैतृक राज्य सांबर के ऊपर एक बार दोबारा क्या कर लिया था? तो अधिकार कर लिया था, ठीक है। ये चामुंडराज की सबसे बड़ी क्या बताई जाती है? विशेषता बताई जाती है। चामुंडराज के बाद में अगला एक छोटा सा शासक होता है, जिसका नाम क्या बताया जाता है? तो आपका दुर्लभ राज तृतीय बताया जाता है, ठीक है। दुर्लभ राज तृतीय था, इससे कहते हैं कि आपके गुजरात का एक चालुक्य शासक था, गुजरात का चालुक्य शासक, जिसका नाम क्या है? कर्ण। इस कर्ण को इसने क्या कर दिया था? पराजित कर दिया। किसके द्वारा? दुर्लभ राज के द्वारा, ठीक है। गुजरात के चालुक्य शासक जिसका नाम क्या है? कर्ण। उस कर्ण को क्या करता है? पराजित करता है। इसके बाद में आता है आपका विग्रहराज तृतीय, ठीक है। तो यहां देख लेते हैं अपन विग्रहराज तृतीय को, देखेगा विग्रह राज तृतीय आता है, ठीक है। आपके विग्रहराज कई हुए, एक विग्रहराज आपके अश्वमेध स्त्री के अंदर भी चलता है, जिसको विग्रहराज क्या कहते हैं? विग्रहराज चतुर्थ कहते हैं। लेकिन ये आपका क्या है? विग्रहराज तृतीय माना जाता है। इसको विसल देव भी कहते हैं। क्या कहा जाता है? तो आपका विसल भी कहते हैं, या विसल देव भी कह सकते हैं। देखिएगा, इसके समय क्या होता है? इसके समय कहते हैं कि आपके जो चालुक्य थे, ठीक है, और कौन थे? चौहान थे, ठीक है, जिनका आपस के अंदर सबसे लंबा क्या चला था? संघर्ष चला था। सबसे लंबी क्या चली थी? लड़ाई चली थी। लेकिन विग्रहराज तृतीय इसके काल में आकर के इन दोनों की आपस में क्या हो जाती है? मैत्री हो जाती है, दोस्ती हो जाती है, ठीक है। तो ये इसकी एक खास बात है, किसकी? आपके विग्रहराज की, कि इसके काल के अंदर ध्यान रखना, चौहान और चालुक्यों के अंदर आपस में क्या कैसे संबंध बन जाते हैं? मैत्रीपूर्ण संबंध बन जाते हैं। उसके बाद देखो आगे, अगला जो शासक आता है उसको कहा जाता आपका पृथ्वीराज प्रथम, ठीक है। और पृथ्वीराज प्रथम है, इस पृथ्वीराज प्रथम के द्वारा, ठीक है,
आपके गुजरात के जो चालुक्य थे, जो कहते हैं कि आपके पुष्कर के अंदर पुष्कर के ब्राह्मणों को लूटने के लिए आए थे, उनमें से, ठीक है, कई चालुक्य बहुत ज्यादा संख्या में आए थे, लेकिन उनमें से 700 चालुक्य थे, उनको मौत के घाट उतार दिया गया था। किसके द्वारा? तो आपके पृथ्वीराज प्रथम के द्वारा, ठीक है। और ये विग्रहराज तृतीय का क्या बताया जाता है? उत्तर बताया जाता है। तो इससे कहते हैं कि आपके लगभग आपके 1105 ईस्वी के आसपास की बात है, ठीक है। 1105 ईस्वी के अंदर पृथ्वीराज प्रथम था। इसके द्वारा कहते हैं कि जो चालुक्य आपका पुष्कर है, इस पुष्कर के, ठीक है, जो ब्राह्मण थे, इंटेलिजेंट बॉय, ठीक है, उनको लूटने के लिए आते हैं, जिनमें से 700 चालुक्य थे, उनको इसके द्वारा किसके घाट उतार दिया गया था? तो आपके मौत के घाट उतार दिया गया था, ठीक है। ये इसकी सबसे बड़ी बात बताई जाती है, ठीक है। 700 चालुक्य थे, उनको क्या कर दिया? मार दिया। और उसके बाद में कहते हैं कि इसने एक उपाधि धारण की, जिसका नाम क्या है? परम भट्टारक। परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि धारण करने वाला प्रथम चौहान शासक कौन था? तो पृथ्वीराज प्रथम बताया जाता है, ठीक है। इसके बाद में कहते हैं कि इससे रणथंबोर था, रणथंबोर, उस रणथंबोर के अंदर आपके जो मंदिर बने थे, ठीक है, उन मंदिरों के लिए खास करके जैन मंदिर थे। कौन से मंदिर थे? तो आपके जैन मंदिर बताए जाते हैं। उन जैन मंदिरों के लिए इसके द्वारा क्या अर्पण किया गया था? तो आपका स्वर्ण कलश था, वह स्वर्ण कलश क्या किया गया था? भेंट किया गया था या चढ़ाया गया था, ठीक है। तो ये ध्यान रखना दोस्तों, आपके जो सांबर के चौहान है, उन सांबर के चौहानों की कुछ क्या मानी जाती है? जानकारी बताई जाती है। तो ध्यान रखना, आपके चौहान राजवंश के अगर राजनीतिक इतिहास की शुरुआत करते हैं तो कहां से प्रारंभ होता है? तो सांबर के चौहानों से प्रारंभ होता है, फिर अजमेर आता है, फिर आपका रणथंबोर आता है, जालोर आता है, सिरोही आता है, ठीक है, नाडोल आता है, कई छोटी छोटी और क्या आती है, कई बातें आती है, लेकिन प्रारंभिक अवस्था कहां से मानी जाती है? तो आपके सांबर से मानी जाती है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अपन अगली क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।